Hello everyone, welcome to Mindscape GS. This is the commencing lecture of our Indian Polity series for SSC and Railway exams 2026. Lately I have uploaded 5 lectures of basics of Indian economy. So if you haven't watched it then please do. और उसके बाद का जो पार्ट है इकोनॉमिक का वो कम्प्लीटली कंसेप्चुअल है, तो उसको शॉर्ट लेंथ वीडियो में बतला पाना वो आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी के बाद उसको फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा, अभी फ़िलहाल उसको पॉज किया गया है। सो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके, सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, मेजर टाइप्स ऑफ मेजोरिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, है ना। तो ये सब आपको 50% मालूम होगा, लेकिन जो फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स है उसमें ये डायरेक्ट यूज़ होगा, तो आपको ये इसके बारे में अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। Constitution and constitutionalism. The word constitution, the whole polity revolves around this word. Okay. सो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जो कि किसी भी देश का फंडामेंटल लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन उस प्रिंसिपल्स के सेट को बोला जाता है जो कि किसी भी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को आउटलाइन करता है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट इसी के अकॉर्डिंग रूल करती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सिंपल शब्द में फंडामेंटल लॉ बोल सकते हैं, जो कि किसी भी देश का सबसे जिसमें सुप्रीम स्टेटस मिला हुआ होता है जिसको, है ना। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फर्स्ट इज़ इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि धीरे धीरे इवॉल्व हुआ हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये कन्वेंशन, ट्रेडिशन, कस्टम्स, प्रैक्टिस इसके बेसिस पे होता है। सेकेंड इज़ इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं जो कि किसी देश के कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया हो, है ना। किसी पार्टिकुलर उसके लिए एक असेंबली, एक काउंसिल बनाया गया हो ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है, किसी बुक या डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, लाइक दैट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किसी बुक या डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में लिखा गया हो, ठीक है, अगेन लाइक दैट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका जो प्रिंसिपल है वो एक कस्टम, एक हैबिट बना हुआ है, ठीक है, एक कन्वेंशन टाइप से चला आ रहा है, उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको लोग मानते हैं। उसके बाद है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नेशन या और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीज़न करता हो, ठीक है। उसका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि स्टेट को एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस नहीं दिया गया हो, मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर नेशनल यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। उसके बाद है प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स डिफाइन लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सेट लीगल लिमिट्स टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। ये लीगल लिमिटेशन सेट करता है गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी पावर को हिंडर करने के लिए, ताकि लोगों का डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स बचा रहे, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसको कि सिंपली आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए अमेंडमेंट करना, जिसको कि अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए पार्टिकुलर आपको एक एक्ट पास करना पड़ेगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम लोग बोलते हैं अधेरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको फॉलो करना ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है, ठीक है। ये एक ऐसा मतलब प्रिंसिपल है जो कि किसी भी देश के गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी पावर को रोकता है, ठीक है। नाउ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये A.V. डाइसी द्वारा दिया गया था। इसका मतलब क्या है, मीन्स इसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, किसका, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अपना आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नज़र में सब बराबर। और थर्ड इज़ इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब हर एक आदमी का जो लिबर्टी है वो न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का दो फॉर्म होता है, एक प्रेसिडेंशियल और दूसरा पार्लियामेंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का डिफरेंस जान लीजिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, मीन्स लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो कि लॉ बनाता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। दोनों को
इंडिपेंडेंस मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। सेकंड इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। अब इसका फीचर्स, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, डी फैक्टो और डी नॉमिनो दोनों एक ही होता है, ठीक। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि फेडरलिज्म, ठीक है। तो ऐसे तो आप इंडिया में भी बोल सकते हैं कि फेडरलिज्म है, लेकिन नहीं, इंडिया में फ्यूज़न ऑफ पावर है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में डी फैक्टो और डी नॉमिनो हेड अलग अलग होता है। इंडिया में डी फैक्टो हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और डी नॉमिनो हेड प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब हम लोग आर्टिकल्स में जाएंगे तो हम लोग डेप्थ में जानेंगे कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। और फ्यूज़न ऑफ पावर यानी कि वही तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस यानी कि हम हमारे यहाँ जैसे लोकसभा है, ओके। नाउ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो सबसे पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि 25 पार्ट्स, 22 शेड्यूल्स, ठीक है, ये एक गलती से आ गया, और मोर देन 400 आर्टिकल्स, ठीक। ड्यूरिंग कमेंसमेंट 395 थे, अब ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड, इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो देशों से इंस्पायर होकर बनाया गया है इसको, ठीक है। जैसे कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, फेडरल फीचर्स यूएसए से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ से इंस्पायर होकर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। थर्ड इज़ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर कम्प्लीटली रिजिड है और नॉर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसमें अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है और स्पेशल मेजोरिटी से। अभी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी जानेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे स्पेशल और सिंपल मेजोरिटी के बारे में, ठीक है। फोर्थ इज़ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइज। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बोला जाता है, ठीक है। इसमें नाइदर कम्प्लीटली यूनिटरी बोल सकते हैं, ना ही कम्प्लीटली फेडरलिज्म बोल सकते हैं। इसमें ज़्यादा रुझान यूनिटरी की तरफ है, ठीक है। फिफ्थ इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सिक्स्थ, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है। भारत में जुडिशियरी को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। सेवन्थ इज़ फंडामेंटल राइट्स। भारत में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, ठीक है। हम लोग एलियंस को भी, एलियंस यानी कि फॉरेन के लोग, उनको भी फंडामेंटल राइट्स देते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ पार्टिकुलरली इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, इसको कोई भी इसको वायलेट नहीं कर सकता। वायलेट करता है तो आप सीधे इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एट्थ, डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि स्टेट को गाइड करता है कि ये सब आपको करना चाहिए। नाइन्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये दोनों कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वो स्टेट को मन करेगा तो वो कर सकता है, नहीं तो नहीं भी, ओके। ये सिटीजन्स के लिए होता है कि आपको क्या करना चाहिए। टेंथ है सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है ना, सर्वधर्म को एक साथ रहने का इसमें है, ठीक। 11th यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत में हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। सिंगल सिटीजनशिप, अब ये देखिए एक यूनिटरी फीचर है, ठीक है। इसमें स्टेट और नेशन का अलग अलग सिटीजनशिप नहीं मिलता, इसमें एक ही सिटीजनशिप जो कि कंट्री का होता है, ओके। 13th है इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे कि सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी है ना, अटॉर्नी जनरल, ये सब। 14th है इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। कंट्री में कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जब इमरजेंसी लगाना पड़ता है, ठीक। 3 तरह का इमरजेंसी है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। फिफ्थ है 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत में फेडरलिज्म है थोड़ा सा, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होता है, ओके। नौ फॉर्म्स ऑफ पॉलिटी अरेंजमेंट। तो 2 तरह का पॉलिटी अरेंजमेंट होता है, एक यूनिटरी और एक फेडरल। यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट है ना, सिर्फ केंद्र में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। कोई पावर का डिवीज़न नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, अगर मोनार्क हुआ तो नहीं, है ना। फिफ्थ में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। और बाई कैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो। फेडरल गवर्नमेंट, इसके फीचर्स हैं, इसमें हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होंगे। थर्ड है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब इसको अमेंड करना इतना ईजी नहीं होगा। डुअल पॉलिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर यानी पावर शेयरिंग बिटवीन इस यूनियन, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेवन सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एट्थ बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मीन्स हैविंग टू हाउसेज। ओके, नाउ फेडरलिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। मेन तो हमको ये जानना है कि भारत के कंटेक्स्ट में फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक। तो इंडिया को क्वासी फेडरल बोला गया है, ठीक है। इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं और कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं। तो यूनिटरी फीचर्स में जैसे कि रेसिडुअल पावर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। रेसिडुअल पावर क्या होता है, तो जो पावर्स स्टेट को दिए गए हैं और कुछ पावर सेंटर को दिए गए हैं, तो इसके बाद जो कुछ अगर बच जाता है तो वो सीधे हैंड में जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसी को रेसिडुअल पावर बोला जाता है। सेकेंड इज स्टेट बाउंड्री अल्टरेशन विदाउट देयर कंट्री कंसेंट। तो आर्टिकल थर्ड हम लोग जानेंगे, तो उसमें पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो स्टेट के बाउंड्री को अल्टरेशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि प्रेसिडेंट को उस स्टेट का व्यू पूछना पड़ता है, लेकिन वो बाउंड नहीं है कि उसको फॉलो करेंगे ही, ठीक है। तो ये यूनिटरी फीचर हुआ। फोर्थ है ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि यूपीएससी वगैरह, ठीक है। पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। सिक्स इंटीग्रेटेड ऑडिट बाय सीएजी, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो पूरे देश का एक साथ ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग यानी कि अकाउंट चेक करना, ठीक है, तो वो एक साथ करते हैं। सेवन्थ है इमरजेंसी प्रोविज़न, सेंटर को ये पूरा राइट है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। एट्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एक मान लीजिए कि सेंटर ही है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट के जज। और नाइन्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, अब फेडरल फीचर क्या है, तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन ऐसा थोड़ी है कि अपना आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज कर सकता है स्टेट के ऊपर, जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में मेड है उसी को यूज़ कर सकता है यूनियन। ओके, थर्ड है डिवीज़न ऑफ पावर, सेवन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बतलाता है कि पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फोर्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना, इंडिया में जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला हुआ है। और दूसरा बाईकैमरलिज्म, यानी कि टू हाउसेस, सेकंड है ना हम लोग का अपर हाउस राज्यसभा है। अब की डॉक्ट्राइन्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, डॉक्ट्राइन्स यानी कि प्रिंसिपल। सबसे पहला सेपरेशन ऑफ पावर, तो भारत में पावर सेपरेट है ना, सेपरेट है या फिर फ्यूज़न ऑफ पावर है, ठीक है। इंडिया में फ्यूज़न ऑफ पावर है, जो कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर। सबसे पहला है आर्टिकल 50, जो कि एक डीपीएसपी है, जो कि बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 121 एंड 122, तो जुडिशियल कंडक्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज का है, उसको किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी लेजिस्लेचर में उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 361 जो कि बोलता है कि जो प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं, मतलब सिटिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर, वो किसी भी कोर्ट में अपने परफॉर्मेंस का या कुछ भी वो करते हैं तो उसके लिए कोर्ट, किसी भी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं है। लेकिन वो जब पावर से हटेंगे तो फिर वो आंसरेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, तो अगर कोई ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट अगर कुछ गड़बड़ करता है तो वो किसके लिए लायबल होगा, उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स में है, तो इसमें हर एक ऑर्गन आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर कोई एक गड़बड़ करता है तो वो दूसरे के लिए लायबल होता है। सबसे पहला है चेक्स ऑन जुडिशियरी। तो जुडिशियरी जो है वो मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो इनको सिमिलर, जैसे कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट से, वैसे ही इम्पीच किया जा सकता है। इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट एक बहुत, इम्पीचमेंट का यानी मतलब होता है महाभियोग, ठीक है। ये एक
प्रोसेस होता है जो कि पार्लियामेंट में कंडक्ट होता है। सेकंड है चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो इनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। उसके बाद है चेक्स बाय जुडिशियरी, नहीं, चेक्स ऑन लेजिस्लेचर, ठीक है। ये लेजिस्लेचर में अगर मतलब कि पार्लियामेंट में अगर कुछ भी बनता है, लाइक कोई भी बिल या एक्ट या कुछ भी, तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए उसका जुडिशियल रिव्यू होना पड़ता है, करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करता है तब ठीक है, नहीं तो अगर वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसका डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स ये 1973 में केशवानंद भारती केस जो बहुत फेमस है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा बहुत बार सुन चुके होंगे, ठीक है, अगर आप रिपीटर हैं तब, ठीक। तो ये केस बतला देंगे बाद में। ये एक इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि कोई पार्लियामेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये किसी को नहीं पता, कहीं नहीं लिखा हुआ है, एक एजम्पशन है। एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो उद्देश्य था, उसको माना गया है, ठीक है, उसको वायलेट नहीं करना, ठीक। नो मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी को हम एक इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं जो कि यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई भी पार्लियामेंट फंक्शन होता है, जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ ऑफिशियल, है ना, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, ये सब कुछ होता है। तो इसमें एक मेजॉरिटी मान, जैसे कि कितने लोग सहमत हैं कितने लोग सहमत नहीं, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप्स होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 50% और जो वोट दे रहे हैं। इसका यूज़ कब कब होता है, तो किसी ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए। ऑर्डिनरी बिल यानी कि अदर बिल्स अदर देन मनी बिल, ठीक है। फाइनेंशियल बिल यानी कि मनी बिल नहीं, ओके। पासेज ऑफ एडजर्नमेंट, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान, सेंसर मोशन, ये सब में यूज़ होता है सिंपल मेजॉरिटी। अब है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो इसका मतलब है जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है उसका 50% विदाउट सब्ट्रैक्टिंग वैकेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको अकेले यूज़ नहीं किया जाता, किसी भी मेजॉरिटी के साथ में यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। उसके बाद है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसी, मतलब जितने लोग एब्सेंट उनको माइनस करके जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है उसका 50%, ठीक है। इसका यूज़ कब कब किया जाता है, तो रिमूवल ऑफ स्पीकर, रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, वाइस चेयरमैन, etc। अब है स्पेशल मेजॉरिटी। ये आउट ऑफ ऑल 4 सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इसमें मिनिमम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसका यूज़ आर्टिकल 249 राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज़ कर सकती है स्टेट का सब्जेक्ट को देखने के लिए 1 साल के लिए, ये इसमें यूज़ होता है, ठीक। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 312 राज्यसभा कैन पास ए रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। जैसे कि यूपीएससी है उस टाइप का एक और कुछ बना सकता है, राज्यसभा पार्लियामेंट को अप्रूव करता है आर्टिकल 312 के अंडर। इसको भी स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर रखा गया है। सेकंड, नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग विथ एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, ये वाला होना चाहिए, ठीक। इसका यूज़ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सीएजी हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, तो इनको हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस होना चाहिए जब प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। अभी बताया था ना, इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस को हटाया जाता है, ठीक है, तब जब वो कुछ बहुत ज़्यादा अनलॉफुल कर दें तब, ठीक है, ऐसे नहीं। फोर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करने के दौरान इसमें 50% जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। अब इसका यूजेस, ठीक है, इसका स्पेशल मेजॉरिटी का इसका यूज़ ऑन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में। सेकंड है ऑन द मैटर ऑफ इन्वॉल्विंग एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर, तो उसमें कुछ भी अगर उससे रिलेटेड है तो उसमें यूज़ किया जाएगा।
थर्ड है ऑन द मैटर ऑफ इन्वॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मान लीजिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, ठीक है, इसका प्रोपोर्शन भी इसी मेजॉरिटी से डिसाइड होता है। फिफ्थ है ऑन अमेंडमेंट इन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर है उसको अमेंड करने में, आर्टिकल 368, ठीक। और सेवन्थ है टैक्सेशन से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।